मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करते, सहमात नहीं देखा करते। है ललक है जिनको कुछ पाने की, है ललक है जिनको कुछ पाने की, दिन रात नहीं देखा करते, दिन रात नहीं देखा करते। साथियों, जय श्री कृष्णा। डीपी शर्मा एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मैं आपको क्या सिखाने आई हूँ, क्या समझाने आई हूँ। मैं आपको पढ़ाने नहीं आई, मैं आपको समझाने आई हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, उसमें समझने वाला है। ठीक है। और आपको पता है कि आपके सामने लक्ष्य है आपका क्या, रीट। तो आपको पता है कि रीट के सिलेबस में हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, बाल विकास। बाल विकास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि ये बाल विकास केवल रीट में ही नहीं आता, ये बाल विकास जो है आपको यूपी टेट, एमपी टेट और सी टेट सभी में देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चर्चा करेंगे कि इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी, बाल विकास की। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारा जो रीट का या सी टेट का पेपर होता है वो 150 अंक का होता है, 150 का होता है। ठीक है। तो आपको पता है कि 150 का तो पेपर पूरा होता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन, 30 नंबर हमारे किसके होते हैं, बाल विकास के होते हैं। तो पता है आपको कि बाल विकास के अगर हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और दूसरी चीज हम और जाने कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, कौन सी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, दोनों में 15-15 क्वेश्चंस पेडागोजी के आते हैं। जब हम बाल विकास पढ़ेंगे तो बाल विकास की पांचवी जो यूनिट है वो है हमारी पेडागोजी। अगर हम पेडागोजी बाल विकास को कंप्लीट करते हैं तो 15 क्वेश्चन हम यहाँ से लेके आ सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ भी हम 15 लेके आ सकते हैं। ठीक है। बात करें हम मैथ और साइंस की तो वहां हमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट में 10 होते हैं, 10 ही मिलेंगे आपको मैथ में और 10 ही मिलेंगे आपको साइंस में। ठीक है। बात करें हम एसएसटी की तो 20 क्वेश्चंस वहां मिलेंगे आपको। तो आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, 30 और 20 50। ठीक है। इसके बाद 30 क्वेश्चन हमारे ये हैं, 30 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी वाले और बाल विकास वाले। टोटल मिला के कितने हो गए, 80। ठीक है। यानी अगर हमने ये पार्ट अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो हमारे पास 80 मार्क्स हो गए। अब कितनी जरूरत है तुम्हें, पढ़ने की तो जरूरत है, हमें अध्ययन करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, लेकिन जो बच्चे डरते हैं वो अपना डर निकालिए। हम एक सब्जेक्ट के माध्यम से, एक सब्जेक्ट को समझने से हम 80 नंबर लेके आ सकते हैं, 80 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, किस तरह से पढ़ना है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं, पहले बनाते हैं ना। तो इसी प्रकार योजना बनाते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो हमने यहाँ जो सिलेबस है हमारा, ये एक प्रकार की योजना ही है कि हमें कितना करना है और कैसे करना है। ठीक है। तो हमारे पास इसमें बाल विकास के अंदर 5 यूनिट है। कितनी है, 5 यूनिट। पहली यूनिट की अगर हम बात करें तो हमारी पहली यूनिट है कौन सी, बाल विकास। बाल विकास में वृद्धि एवं विकास की संकल्पना पढ़ेंगे, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत पढ़ेंगे, विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, बाल विकास के सिद्धांत जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अध्ययन किया तथा अलग अलग तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले तत्व विद्यालय तथा परिवार के संदर्भ में। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनका अधिगम से क्या संबंध है। ठीक है। इसके बाद वंश क्रम एवं वातावरण की भूमिका। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं हम सेकंड यूनिट पे, जो कि हमारी सेकंड यूनिट क्या है, जिसका नाम है अधिगम। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लर्निंग। ठीक है, अधिगम का अर्थ, संकल्पना एवं इसकी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग पढ़ेंगे। प्याजे का है, बांडूरा का है, आपका स्किनर का है, पावलोव का है, थॉर्नडाइक का है, सभी को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बालक किस प्रकार चिंतन करता है, यानी कि चिंतन जो है वो भी हमारा इसी का टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञानवाद, निर्मितिवाद, आनुभविकवाद और अधिगम की संकल्पनाएं, मानचित्रण निरूपण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान। अन्वेषण से हमारा तात्पर्य होता है खोज करना, रिसर्च करना, क्या है हमारा अन्वेषण है। ठीक है, इसके बाद हम चिंतन की चर्चा करेंगे और अभिप्रेरणा एवं अधिगम के अभिप्रेत। हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हुई, हम तीसरे यूनिट की तरफ चलते हैं। थर्ड यूनिट जो है हमारी वो है हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कौन सी है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसमें हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व, जाति, लिंग, भाषा, समुदाय और धर्म पर आधारित। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है व्यक्तित्व, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। ठीक है, इसके बाद व्यक्तित्व की संकल्पना, सिद्धांत, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक एवं इसका मापन। बुद्धि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत, बुद्धि का मापन, बहुआयामी बुद्धि के अभिप्रेत। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में हमारा है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। जैसे लेते हैं हम पिछड़े बालक। कौन से? पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, दोनों में अंतर होता है। पिछड़े हुए बालक वो किसी में भी पिछड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से पिछड़े बालक अलग होते हैं, जो कि हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो सारी आपको विशेषताएं, अंतर सारा आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, अलाभान्वित बालक, विशिष्ट बालक और एक और जोड़ लो इसमें, जिसका नाम है क्या? अपराधी बालक। कौन से? अपराधी बालक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अधिगम की कठिनाइयों की। अधिगम की कठिनाइयों के बारे में अगर हम चर्चा करें आपसे, तो जब से सीटेट, यूपीटेट, आरटेट स्टार्ट हुआ है, लगभग 2011 से हुआ था, मैंने कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं देखी है जिसमें अधिगम की कठिनाइयों से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आए। ज्यादा नहीं तो एक तो जरूर ही आना है। ठीक है, तो इसे भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे और हो सकता है कि आपको ट्रिक के माध्यम से ये समझाया जाए, जो कि ऐसा तुम्हारे 2:30 साढ़े 3 में बिठा दिया जाए कि आप भूलो ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समायोजन, एडजस्टमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे संकल्पनाएं, तरीके और समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। ठीक है, अध्यापक की रहती है, घर वालों की रहती है, समायोजन मुख्य रूप से अध्यापक की भूमिका रहती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे किसकी? नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम यूनिट 5 की। किसकी? यूनिट 5 की। यूनिट 5 में अगर हम बात करें तो यूनिट 5 जो पार्ट है हमारा वो है किसका? पेडागोजी का, शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें क्या करना है? इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियां। आपको पता है कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि शिक्षा को बोझिल मत बनाओ, शिक्षा को बोझिल मत बनाओ, बच्चे को रटाओ मत, रटंत विद्या का खंडन करो।
बैग भर भर के जो स्कूल जाते हैं बच्चे, वो इन पे बोझ नहीं होना चाहिए। बच्चे को ऐसी शिक्षा दो जिससे वो अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी व्यूह रचनाएं और विधियां होती हैं, जैसे बच्चे को खेल विधि से समझाएं, किंडरगार्टन विधि है, मॉन्टेसरी विधि है। इन विधियों के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद आकलन की बात करेंगे हम। इसके बाद हम करेंगे मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य। मापन मूल्यांकन हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है कि हमने काम कैसा किया और कितना किया, और इससे हमारे क्या लाभ हो रहे हैं, हम किस निर्णय पे पहुंच चुके हैं। तो मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य होता है कि हम किस निर्णय पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसके बाद है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना। क्रियात्मक अनुसंधान, आपको उपलब्धि परीक्षण के साथ में निदानात्मक परीक्षण भी करा दिया जाएगा। इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान विशेष महत्वपूर्ण है। इसके बाद शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका, ठीक है। हमने ये सिलेबस की चर्चा कर ली। अब इसके बाद हम करते हैं क्या कि हम अपने बाल विकास की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत जब हम करेंगे तो कहां से करेंगे? एकदम जीरो लेवल से करेंगे। हमें अपनी नींव मजबूत बनानी है सबसे पहले। अगर हमारी नींव मजबूत है तो हमारी बिल्डिंग भी बहुत मजबूत रहेगी, ठीक है। चाहे फिर सुनामी आ जाए या तूफान आ जाए, कहने का मतलब कोई सा भी परीक्षा हमारे सामने आ जाए, हम अपनी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं अगर हमारी नींव मजबूत है, अगर हमने अच्छे से समझ लिया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? बाल विकास की। बाल विकास, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। बाल विकास हमारी काफी लंबी यूनिट है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमने इसे समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। अगर हमने बच्चे की अवस्थाओं को समझ लिया तो हमने सब कुछ समझ लिया, ठीक है। तो अगर हम इस यूनिट को पढ़ेंगे, इस यूनिट को क्या, पूरे बाल विकास को ही हम खंडन विधि से पढ़ेंगे, संश्लेषण विश्लेषण विधि से पढ़ेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ेंगे, सरल से जटिल की ओर पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें ऐसा समझना है कि हमें मात नहीं खानी है, ठीक है। परीक्षा में मात नहीं खानी, हमें दोबारा परीक्षा देने की सोचना भी नहीं है, हमें एक बार में ही पास होना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि बाल विकास, जैसा कि मैं आपको बता दूं, बाल विकास को समझने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप खुद को समझो, खुद को समझो। अगर क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने तो पहले उस बालक की जगह पे खुद को रख के देखो कि खुद को क्या पसंद है। हम जब बच्चे थे तो हम कैसे काम करते थे, ठीक है। मैं जब इस बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ाऊंगी तो मैं आपको सारी चर्चाएं करूंगी कि आप जब 1 वर्ष के थे तो क्या करते थे, कितना बोलते थे, कितने लंबे थे, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी कि कितना खाते थे। जब आप 4 वर्ष के थे तो आप क्या करते थे? आप अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करते थे या उनका ग्रुप बनाते थे? मैं किशोरावस्था की जब बात करूंगी तब भी मैं आपको यही सारी चीजें बताऊंगी कि आप जब इतने बड़े थे तो आपका व्यवहार कैसा था, आपको किस काम में इंटरेस्ट आता था, ठीक है। तो हम बात करेंगे बाल विकास की। अपना प्रारंभ करते हैं बाल विकास। सबसे पहले जान लेंगे कि बाल विकास में हमें क्या करना होता है। बाल विकास में हमें गर्भावस्था से लेके गर्भावस्था से और किशोरावस्था तक किशोरावस्था तक अध्ययन करना है, ठीक है। कहाँ तक करना है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। और ये बात किसने कही? बर्क ने कही। महान व्यक्तित्व वर्क इस बात को कहते हैं
कि गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन ही क्या है, बाल विकास है। अगर आपको मान के चले गर्भावस्था ना आके प्रसव पूर्वावस्था आ जाए तो भी यही है, ठीक है। अगर आ जाए आपको कि जन्म से पूर्व की अवस्था तो भी यही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो ना। इसके बाद हम बात करेंगे बाल विकास के इतिहास की। किसकी? इतिहास की। तो एक बात जान लें, 18वीं सदी में सन 1774 में एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पेस्टोलॉजी। कहीं कहीं इनका नाम पेस्टोलॉजी भी मिलता है और कहीं कहीं इनका नाम पेस्टोलॉजी भी मिलता है, ठीक है। तो जो ये मनोवैज्ञानिक थे पेस्टोलॉजी, इनका एक बेटा था जिसका नाम था अल्बर्ट। क्या था? अल्बर्ट केवल 3.5 साल का था और अल्बर्ट के पिताजी पेस्टोलॉजी ने अल्बर्ट की सारी क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया, व्यवहार का अध्ययन किया। 3.5 साल की अवस्था में पूरा अध्ययन करने के बाद पेस्टोलॉजी ने अल्बर्ट की एक बेबी बायोग्राफी तैयार की। क्या तैयार की? बेबी बायोग्राफी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कि बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो आंसर आएगा पेस्टोलॉजी। किसने? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने किया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? बाल विकास का सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो 2 वैज्ञानिक थे आपके जाने माने, जिनका नाम था जॉन लॉक और दूसरे थे कौन? थॉमस। कौन थे? थॉमस। इन्होंने अध्ययन किया किसका? बाल विकास का। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो सदी थी हमारी, वो थी 19वीं। 18 के बाद 19 ही आएगी, सीधी सी बात है। 19वीं सदी में आए हम। 19वीं सदी में बालकों के अध्ययन के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। क्या हुआ? एक आंदोलन शुरू हुआ। और उस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? स्टेनली हॉल। कौन थे? स्टेनली हॉल ने बताया कि आप बालकों को पढ़ाते नहीं हो, गलत बात। हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो ये कैसे जी पाएंगे? जी तो पाएंगे, क्या ये अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे? शिक्षा सभी के लिए जरूरी होती है, ठीक है ना। तो बालकों के लिए बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्टेनली हॉल ने की थी। कहाँ की थी? अमेरिका में। अमेरिका में भी कहाँ की थी? शिकागो। कहाँ? शिकागो। कब की थी? 1893 में की थी, ठीक है। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्टेनली हॉल ने की थी। कहाँ की थी? अमेरिका में भी की थी। अमेरिका में भी कहाँ? शिकागो में। कब की? 1893, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद स्टेनली हॉल ने 2 समितियों का निर्माण किया। किसका? 2 समितियां, जिनका नाम था क्या? पहली समिति का नाम था बाल कल्याण समिति। कौन सी? बाल कल्याण समिति। और दूसरी समिति कौन सी थी? बाल अध्ययन समिति। बाल अध्ययन समिति। ठीक है, आगे हम चर्चा रिवीजन कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करिए, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो आंसर आएगा क्या? वुडवर्थ। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले बाल विकास के अंदर प्रश्नावली का निर्माण, बाल विकास के अंदर सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था तो किसने किया था? स्टेनली हॉल ने। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद समितियां भी हो गई, प्रश्नावली का निर्माण भी हो गया। आगे चलते हैं, न्यूयॉर्क शहर में, कहा? न्यूयॉर्क में 1887 में एक बाल सुधार गृह खोला गया। क्या खोला गया? बाल सुधार गृह। बाल सुधार गृह कहाँ खोला गया? न्यूयॉर्क में खोला गया। कब खोला गया? 1879 में खोला गया। इसके बाद हम आते हैं 20वीं सदी पे। 20वीं सदी की चर्चा करते हैं हम। 20वीं सदी जैसे ही आई तो एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था क्रो एंड क्रो। ये एक नहीं थे, ये 2 थे। ठीक है, ये 2 क्रो थे और दोनों को मिला के एक बना दिया। पहले क्रो का नाम था लीस्टर क्रो। क्या था? लीस्टर क्रो। और दूसरे का नाम था एलिस क्रो। दोनों ने एक जैसी सहमति जताई, दोनों का नाम एक जगह कर दिया। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही और इन्होंने कहा कि 20वीं सदी किसकी सदी है? बच्चे की सदी है। किसकी है? बच्चे की सदी है। क्यों है ऐसा? इन्होंने क्यों कहा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर हम बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे, बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे। अगर विद्यार्थियों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो हम उनके अनुरूप ही क्या करें? शिक्षण विधियों का निर्माण करें। जैसे खेल विधि है, खेल विधि से अगर हम बच्चों को शिक्षा देंगे तो अच्छा समझेंगे। किंडरगार्टन विधि है, उससे अच्छा समझेंगे। मरिया मॉन्टेसरी विधि है, उससे अच्छा समझेंगे। क्या निगमन आगमन विधि सीधी बच्चों पर थोप दिया तो समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे, उन्हें क्या पता क्या होते हैं नियम। इसके बाद 20वीं सदी में इन्होंने जिक्र कर ली। एक चर्चा करेंगे कि बच्चों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए, किस प्रकार देनी चाहिए। सबसे ज्यादा सटीक जो बातें बताई थी वो बताई थी प्रकृतिवादी दार्शनिक, जिनका नाम था क्या? रूसो की एक पुस्तक थी जिसका नाम था एमिल। क्या नाम था? एमिल। और ये कहीं कहीं हमें लिखा मिलता है इमाइल। इमाइल में रूसो ने बताया कि बच्चे को शिक्षा कैसे देनी चाहिए।
रूसो ने कहा कि आप अपने बच्चे को स्वतंत्र प्रकृति में छोड़ दो, क्योंकि ये प्रकृति प्रेमी थे। आप अपने बच्चे को स्वतंत्र प्रकृति में छोड़ दो, अगर वो आग के पास जा रहा है तो उसे जाने दो, मत रोको, उसे जाने दो, ठीक है। तुम आज उसे रोक लोगे, जब तुम कल घर पर नहीं होंगे तो वो बच्चा तुम्हारे पीछे से उस आग में जरूर जाएगा, क्योंकि उसे वो प्रैक्टिकल करना है, उसे अपने सामने ही करने दो। जब वो जलेगा, आग के पास जाएगा, उसे पता चलेगा कि आग से जलते हैं, अगली बार वो कभी नहीं जाएगा। इस बात को कौन कहते थे? रूसो कहते थे। हम बात करें कि भारत में बाल विकास का अध्ययन, बाल विकास का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ, या बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो हम बात करेंगे कब? 1930 में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आंसर क्या आना चाहिए? बाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? स्टेनली थे। क्यों थे? इनसे पहले तो पेस्टोलॉजी भी आए थे, जॉन लॉक भी आए थे। जॉन लॉक ने सबसे पहले अध्ययन किया था, लेकिन उन्हें नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि स्टेनली ने गर्भावस्था से लेके और किशोरावस्था तक सभी अवस्थाओं का क्रमिक रूप से अध्ययन किया था, इसीलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। इसके बाद थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमारा अध्ययन कैसा रहे, स्थायी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास की। बाल विकास के अंदर हमें कहां से कहां तक पढ़ना है? गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक पढ़ना है। अगर गर्भावस्था आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो जन्म से पूर्व की अवस्था दिया जाएगा, अगर वो भी नहीं दिया जाएगा तो प्रसव पूर्व अवस्था दिया जाएगा, ठीक है। ये बात किसने कही थी? बर्क ने कही थी। इसके बाद हम इतिहास की बात करते हैं। तो 18वीं सदी में 1774 में पेस्टोलॉजी नामक मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट अपने बेटे पर एक बेबी बायोग्राफी तैयार की। उस बच्चे के बारे में पूरा जानने का प्रयास किया कि हमारा बच्चा कैसे खेलता है, उसका व्यवहार कैसा है, अगर हम कोई उसके साथ क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, ठीक है। सारी चीजें जानी और पेस्टोलॉजी ने उस बच्चे की बेबी बायोग्राफी तैयार की। उसके बाद हम बात करते हैं कि बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो पेस्टोलॉजी ने किया। अगर बात करें कि बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो हमारा आंसर आएगा जॉन लॉक और थॉमस। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। वैज्ञानिक अध्ययन आए तो पेस्टोलॉजी करना है, और साधारण क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसने किया था, तो जॉन लॉक और थॉमस ने किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाल विकास के जनक कौन है, क्रमिक अध्ययन किसने किया था, तो आंसर स्टेनली हॉल आएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उन्नीसवीं सदी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी स्टेनली हॉल ने। कहाँ की थी? अमेरिका में की थी। अमेरिका में भी किस जगह की थी? शिकागो में। और कब की थी? 1893 में। और क्या किया था स्टेनली हॉल ने? स्टेनली हॉल ने बालकों के लिए 2 समितियां बनाई, जिनमें से एक का नाम था बाल कल्याण समिति और दूसरी का नाम था बाल अध्ययन समिति। सबसे पहले बाल विकास के अंतर्गत प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था स्टेनली हॉल ने। और साधारण तरह से पूछ लिया जाए कि सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो वुडवर्थ आएगा। न्यूयॉर्क में 1887 में बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। इसके बाद 20वीं सदी आई। 20वीं सदी में क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालक की सदी बताया। इसके बाद
प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में बताया कि बच्चों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए, किस प्रकार देनी चाहिए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत जो हुई थी वो 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। बाल मनोविज्ञान के जनक अगर पूछें तो स्टेनली हॉल थे। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। खंडन विधि के माध्यम से हम अपनी पूरे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म होगी, पूरा टॉपिक ख़त्म होगा हमारा, हम कुछ छोटा सा एक टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद हमारी जैसे ही पूरी यूनिट ख़त्म होगी, पूरी यूनिट का एक साथ टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारी 5 यूनिट ख़त्म होंगी, तो जिस दिन 5 यूनिट ख़त्म होंगी उस दिन से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा उस दिन तक हम डेली आपको टेस्ट सीरीज देंगे, जिससे कि आपका अभ्यास बना रहे और आपको किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, तो आज केवल इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में